नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भैंसों का तबेला बना स्वास्थ्य उपकेंद्र, कहां स्कॉर्पियो एवं बस की हुई जोरदार टक्कर और कहां हुई 4,16,000 की चोरी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के रूपसपुर पंचायत के ग्वालखोर गांव में संवेदक की लापरवाही से अधूरे निर्माण उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली का मामला प्रकाश में आया है, जो झारखंड पश्चिम बंगाल के सीमा पर बसे हैं। उक्त भवन का निर्माण 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया, जिसके लाखों रुपए की लागत से बनने के बाद सिर्फ पशुओं का तबेला बनकर रह गया है। अधूरा उप स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद जर्जर के साथ ग्रामीणों के द्वारा उसके अंदर मवेशी रखना, चारा रखना और गोबर भी रखा जा रहा है। इस भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2007-8 में लगभग 1 करोड़ 2 लाख की राशि की लागत से स्वास्थ्य विभाग मद से शुरू किया गया था, लेकिन इसकी क्या सच्चाई है? अब तक भवन का निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हो पाया, ये तो विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आपको बता दें कि अगर विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही बरते बिना ही पीएससी ग्वालपुर भवन का निर्माण कराकर स्वास्थ्य सेवा को चालू करते, तो यहां से लगभग 35 से 40,000 ग्रामीणों को स्वास्थ्य विभाग का लाभ मिलता और यहां के लोगों के परिवार के किसी भी सदस्यों का स्वास्थ्य संबंधित कोई भी छोटी मोटी समस्या होती तो उनके इलाज के लिए यहां से 17 से 18 किलोमीटर दूर बरहरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना नहीं पड़ता। जब सरकार द्वारा ग्वालखोर गांव में नए पीएससी भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो यहां के लोगों में काफी खुशी देखी गई। 13 साल बीत जाने के बाद जब पीएससी का निर्माण अधूरा रह गया तो यहां के ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। आपको क्या किसी प्रतिनिधि हैं आप? वार्ड मेंबर है? वार्ड मेंबर हैं। कहाँ के? रूपसपुर पंचायत। क्या समस्या है ये अस्पताल की? अभी 2007 से तो शुरू हुआ, लेकिन हम लोग सोचे कि हम लोगों का सुविधा होगा, लेकिन तो नहीं हुआ। क्यों अटका पड़ा है? तो स्वास्थ्य विभाग से हम लोगों का सुविधा तो नहीं मिला। किस कारण से अटका गया था हम लोग को तो मालूम नहीं। अभी कहाँ जाते हैं इलाज कराने? इलाज कराने जाते हैं हम लोग बंगाल। और बरहरवा यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 20-25 किलोमीटर होगा। काफ़ी आप लोग का दिक्कत का सामना। मेरा नाम नीलाद्री मित्र है। आप इसी गांव के हैं? हाँ, यही गांव का रहने वाला है। क्यों नहीं बन पा रहा है भैया ये बिल्डिंग? कुछ बता सकते हैं? ये 2007 में शुरू हुआ था, उसके बाद आधा काम होके बंद हो गया। पता नहीं क्या हुआ है, बोलता है कि एस्टीमेट का कोई गड़बड़ी के चलते ये नहीं बन पाया। हम लोग पहले बहुत कोशिश किए हैं, सीएम साहब को भी इसका लेटर भी दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं आगे। सीएम को? रघुवर दास सर। लेकिन अभी तक इसका कोई आगे कुछ प्रोसेस हुआ नहीं, दिखा नहीं। क्या लग रहा है कि ये मान लो आप जो चिट्ठी दिए थे, अगर उसमें संज्ञान ले जाए तो ये बन सकता है? बोला गया था कि जरूर बनेगा। आश्वासन दिया था, हाँ, लेकिन अभी तक कोई काम इसमें हुआ नहीं है। कितने पंचायत के लोग लाभान्वित होते हैं? लगभग 4 से 5 पंचायत इसी का ऊपर निर्भर है। हम लोग का कुछ भी दिक्कत होता है तो बंगाल जाना पड़ता है। लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर और बरहरवा 25 किलोमीटर हम लोग का जाना पड़ता है। पूरा मतलब जितने पंचायत को कवर करता लगभग मान लीजिए 40-50 हज़ार जनसंख्या का ये एरिया एक ही। झारखंड से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोचिंग संस्थान को पुनः खोलने की अनुमति देने के लिए इंदौर कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन समिति इंदौर को धन्यवाद देता है। अप्रैल 2020 से बंद कोचिंग संस्थानों को पुनः खोलने की अनुमति देने के लिए इंदौर कोचिंग और उनसे एसोसिएशन जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन समिति इंदौर को धन्यवाद देते हैं एवं ये विश्वास दिलाते हैं कि संस्थानों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा एवं विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया जाएगा ताकि विद्यार्थी स्वप्रेरणा से मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो क्या उसका कोई गाइडलाइन बन सकता है कि भाई इतना ये उन्होंने वायलेशन किया है तो इसका पेनल्टी ये होगी और ऐसा वायलेशन होने पर पेनल्टी ये होगी? ये ऐसा ना हो कि किसी ने कहा कि आप 1 लाख दे दो, आप 50,000 दे दो, आप 25 दे दो। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये संभव है कि उनके लिए भी गाइडलाइन बन जाए तो सभी को एक रहेगा कि हाँ भैया यदि वायलेशन करते हैं तो कोचिंग क्लास भी सतर्क रहेगी कि नहीं, हमें यदि ऐसा हुआ है तो हमें इतना अमाउंट देना है, तो बेहतर है कि हम ये सब मेंटेन करें। जैसे सारी कोचिंग क्लास अपनी तरफ से अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखती है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा पेरेंट्स से, बच्चों से और प्रशासनिक अमले से कि हम उनके साथ सहयोग करेंगे, वो भी हमारे साथ सहयोग करेंगे। धन्यवाद। प्रॉब्लम तो यही थी सबसे पहले कि कोचिंगें खुल जाएं। प्रशासन
कलेक्टर महोदय को, आपदा प्रबंधन समिति को, इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन और समस्त कोचिंग संचालकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अनुमति दी। लेकिन हमने मांग जब मध्य प्रदेश में इंदौर ज़िले में प्राथमिकता से मांगी थी, अगर ये समय के साथ दे दी जाती तो एजुकेशन का स्तर जो और गिरता हुआ गया वो नहीं गिरता। लेकिन ठीक है, अब अनुमति मिली है। अब हमारे लिए बड़ा टास्क है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंदौर शहर को आज एजुकेशन हब बनाने का सबसे ज़्यादा श्रेय किनको जाता है? कोचिंग संस्थाओं को जाता है। इन कोचिंग संस्थाओं ने निरंतर बच्चों को पढ़ाकर उनके सपनों के प्रति मेहनत करवा कर कहीं ना कहीं अधिकारी बनाया है, कहीं ना कहीं IITian बनाया है, कहीं ना कहीं डॉक्टर बनाया है। तो इन सब चीज़ों के साथ में अब हमारे लिए वापस एक संघर्ष आ गया है। मतलब हम 8 से 10 साल पहले इस इंदौर शहर को एजुकेशन हब के रूप में बनाने के लिए 10 साल जो निरंतर हमने मेहनत की है वो वापस करेंगे। लेकिन इसी बीच में आपके माध्यम से हम ये निवेदन भी कर रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं प्रशासन से कि इस बीच में अब हमें उनके सहयोग की। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। मिर्जापुर अरोरा थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर अरोरा पेट्रोल पंप के सामने ओवरब्रिज के ऊपर देर शाम को स्कॉर्पियो व बस में आमने सामने टक्कर होने से स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बताते चले कि हादसा इतना जबरदस्त था, लेकिन बस में सवार यात्री सुरक्षित रहे। हल्की फुल्की चोटें आईं। कुछ लोगों के साथ ही बस चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना होते ही बाजार वासियों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर आवागमन शुरू करा दिया है। आप घटना असल मौजूद थे, कैसे घटना घटी थी? जो दक्षिण की तरफ से जो है एक स्कॉर्पियो आ रही थी और वो डिवाइडर के उस पार से डिवाइडर क्रॉस करके इस पार चली गई और सोनभद्रा एक बस आ रही थी उत्तर की तरफ से, जिसमें भीषण टक्कर हो गया और घटनास्थल पर ही स्कॉर्पियो में सवार दोनों आगे वाले सवारियों का मौत हो गया। पीछे भी शायद कुछ लोग बैठे थे या नहीं बैठे थे, पता नहीं चला। और बाद में पुलिस ने आकर के मौके पर जो है गाड़ी को कटवा करके तब उसमें से जो कि लाशें निकलवाई और इस तरीके से मतलब फिर रास्ता जो जाम हुआ था खोल। ये घटना कैसे घटी? आप मौके वारदात पर थे? बनारस से सोनभद्रा आ रही थी और स्कॉर्पियो आ रही थी या सोनभद्र से, और उसके बाद दोनों में मतलब इतना ज़्यादा ज़बरदस्त टक्कर हुआ, मतलब स्कॉर्पियो में 2 सवार बैठे थे और दोनों मतलब एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद उसको काट कर निकाला गया वेल्डिंग मशीन से। डेड बॉडी को निकाला गया कटर से? हाँ, डेड बॉडी को मतलब बाहर निकाला गया और उसके बाद आए पुलिस वाले और उसको मतलब सब निकाल के डेड बॉडी को वहाँ पर ले गए थाने पर और गाड़ी घोड़ा सब ले जाकर थाने। तो कहाँ के लोग थे, कुछ पता लगा? गाड़ी का नंबर है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जिला संभल ग्राम डोमरी थाना असमौली में हुई 4,16,000 की चोरी। जी हां, बता दें कि असमौली थाना क्षेत्र ग्राम डोमरी में रहने वाले आलिम ने बताया कि उसके घर से 4,16,000 की चोरी हुई। साथ ही आलिम का कहना है कि उसके पड़ोसी जुबैर ने उसके घर में घुसकर चोरी की है। आलिम ने बताया कि वो अपनी बीवी को 2 बच्चों के साथ 2 बच्चों को घर छोड़कर दवाई दिलाने चला गया। जब वो दवाई दिलाकर घर वापस आया तो उसके बच्चों ने बताया कि पड़ोसी जुबैर घर में आया और हमसे चाबी ली और पैसे लेकर चला गया। बच्चों की बात सुनकर आलिम ने थाना असमौली में सूचना दी, मगर पुलिस ने उसकी एक न सुनी और पीड़ित आलिम असमौली थाना क्षेत्र की मंसूरपुर चौकी पर गया तो चौकी इंचार्ज संजीव ने 2 सिपाहियों से कहकर कुलदीप और सचिन से आलिम के साथ मारपीट और गाली गलौज कराकर चौकी में बिठा लिया। मंसूरपुर चौकी इंचार्ज संजीव ने फैसला करने का दबाव बनाते हुए आलिम को डराया धमकाया, फिर वहां से आलिम को भगा दिया। तब पीड़ित आलिम ने मुरादाबाद आईजी के आगे गुहार लगाई। नाम सर आलिम है। क्या हुआ था? सर हम दवाई लेने गए हुए थे अपनी वाइफ को लेके। मम्मी हमारी ख़त्म हुए 12 साल हो गए हैं और हमारे पापा दुकान पर गए हुए थे और हमारे पापा जब दुकान पे थे और मैं दवाई लेने के लिए गया था शहबाजपुर कला अपनी वाइफ की। वहाँ से जब मैं दवा लेके लौट कर आया 3 बजे दवा लेने गया था, 4:30 बजे जब मैं वापसी आया हूँ वहाँ से तो ये दुर्घटना मुझे पैसों की हुई मिली। हमें ये जानकारी ऐसे मिली, हमारा लड़का था 3 साल का, उससे हमने पूछा बेटा क्या हुआ, वो घर पे ही रह गया था और 2 बच्चों को ले गया था मैं साथ। मेरे पास 4 बच्चे हैं, 2 यहीं से छोटे छोटे। तो उसने ये बताया कि पापा वो आए थे ऐसे ऐसे और उसने जुबैर नाम है सर, कहाँ रहते हैं? ये हमारे पड़ोसी हैं, इनके घर से ठीक सामने कोई हमारा घर है। तो हमारे लड़के ने बोला पापा वो आए थे ऐसे ऐसे और मुझसे चाबी ली थी। मैंने कहा बेटा फिर। संभल से सीनू संवाददाता शरीफुद्दीन की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज शुक्रवार को राज्य प्रशासन द्वारा प्रदेश व्यापी वैक्सीनेशन महाअभियान कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सतना जिले में करीब एक दिन में 1,45,000 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। तो वहीं 4 दिवसीय अभियान में जिले भर में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की योजना के साथ मझगवां ब्लॉक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 20,000 लोगों को टीकाकृत किए जाने की योजना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे मझगवां ब्लॉक में 70 केंद्र बनाए गए हैं। अभियान के क्रियान्वयन के लिए विकास खंड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सदस्यों को भी जागरूकता अभियान में लगाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है और ये हम लोग जो है इन 3 दिनों में 16, 17, 18 मिला के सतना जिले में 2.5 लाख वैक्सीन लगाने वाले हैं। और जिस तरह का उत्साह देखने मिला है, ये 2.5 लाख वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा और उसकी डेटा एंट्री को लेके भी क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, वैक्सीन लगाना भी एक बहुत बड़ा काम है, उसकी डेटा एंट्री भी बहुत बड़ा काम है, तो दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं और ये काम पूरा होगा ऐसा। हाँ, मैंने आपको बताया अभी कि डेटा एंट्री भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, ये दोनों काम हमको साथ साथ करने हैं। सतना से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।